नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 12 मई 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास में 3 से 4 इश्यूज़ रहेंगे। पहला इशू तो पुलिस रिफॉर्म से रिलेटेड है, दूसरा इशू जीएसटी के साथ में जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो, तीसरा इशू रहेगा हमारा कि भाई जो रुपी डेप्रिशिएशन हो रहा है लगातार उससे क्या फ़ायदा है और क्या इंडियन रुपी के साथ में ये इशू है कि वो लगातार उसकी वैल्यू डाउन होती चली जा रही है। और चौथा इशू रहेगा आईपीसी का जो सेक्शन 124A जिसको सेडिशन लॉ बोलते हैं, उस पर एक बार इंटरिम बैन लगा दिया, स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसके क्या आउटकम्स है, रेपरकशंस हो सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है द गुड कॉप। आर्टिकल को लिखा है बिबेक देबरॉय जी ने। देखो, शुरुआत होती है एक छोटे से एनेक्डोट से कि पुलिस स्टेशन में एक बंदा आता है और वो अपना केस दायर करवाता है कि मेरे साथ में ये गड़बड़ियाँ हुई हैं। ये एनेक्डोट है 1902-1903 1902-1903 का केस है ये। ठीक है, जो कि इंडियन पुलिस कमीशन ने उस टाइम पे कोट किया था कि पुलिस में क्या प्रॉब्लम है। देखो, केस आता है, केस में फिर पुलिस स्टेशन में जैसे केस दायर होने की बात आती है तो कहता है कि भाई पेमेंट लगेंगे, पैसा लगेगा। पैसे के साथ में फिर अब पैसे वाली बात आ गई। फिर पुलिस वाले साहब को राज़ी करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट्स देने पड़ते हैं, गिफ्ट देने पड़ते हैं, और साथ में जो विटनेस है उनको भी उनके सामने पेश करना होता है कि भाई तू क्या क्या वहाँ पर गवाही देने वाला है। वो सारी तरीके से नैरेटिव क्रिएट हो गया। अब नुकसान किसको होता है? जो इनोसेंट है वो वाकई में क्या कहता है, वो इंडिविजुअल जो वाकई में कहीं पर कोई कल्प्रिट नहीं है, कोई ऑफेंस उसने कंडक्ट नहीं किया, उसको फिर बुली बना दिया जाता है, उसको फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। बोला इस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी खुद की जेबें भरने के चक्कर में हमेशा जो लोग वीकर सेक्शन है या जो लोग परेशान रहते हैं या फिर कहीं ना कहीं ऑलरेडी डाउन ट्रोडन सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी के वो सेक्शन जो बहुत पीड़ित हैं, उन लोगों को इस तरीके से परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद में वो अपना अगर केस भी दायर भी करने जाते हैं पुलिस के सामने तो उन पर दबाव बनाया जाता है, फिर वो केस को विड्रॉ कर लेते हैं। बोला ऐसा इंसिडेंट अभी का नहीं है, ये इंसिडेंट है 1902 और 1903 का, जो कि आज भी कॉमनली हम कहीं पे देख सकते हैं, जहाँ पर पुलिस जो है वो इनोसेंट इंडिविजुअल्स को इंटिमिडेट करती है कि केस बाहर ले ले, नहीं बहुत परेशान हो जाएगा तू। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में प्रकाश सिंह जजमेंट में अपनी तरफ से गाइडलाइंस दी थी, और वो गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करने के लिए भी अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की गई, पर वो गाइडलाइंस अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। देखो, पुलिस में रिफॉर्म्स की ज़रूरत अभी से कोई महसूस नहीं की जा रही है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने से महसूस की जा रही है। जब अंग्रेज़ों के ज़माने के टाइम पे 1860 में पुलिस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया और उसके बेस पे पुलिस एक्ट ऑफ 1861 इम्प्लीमेंट भी हुआ, मतलब कानून भी लाया गया। बट उसके बावजूद भी कुछ इतना इम्प्रूवमेंट नहीं आया, और आया भी था तो केवल और केवल ब्रिटिश पुलिस जो थी उसी के हिसाब से। बस वो क्या था, स्टेट कैसा था, पुलिस स्टेट था, पुलिस के डंडे की नोक पे काम करवाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी। बट आज तो हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं ना, तो हमें रिफॉर्म्स की और ज़्यादा ज़रूरत है। इसके लिए देखो, नेशनल पुलिस कमीशन की बात करो, रिबेरियो कमीशन की कमेटी की बात कर लो, या पद्मनाभैया कमेटी की बात कर लो, तीनों ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन देके रखी हुई है कि जी ये रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत है। अच्छा, इतने से ही नहीं, पुलिस में रिफॉर्म लाने के लिए और भी दूसरे कमीशंस हैं या कमिटीज़ हैं जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए कि पुलिस में ये कमियां हैं, ये ठीक करो, जैसे कि मल्लिमत कमेटी और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सेकंड एआरसी कमीशन। सो ओवरऑल हमारे पास में रिकमेंडेशंस बहुत हैं, आइडेंटिफिकेशन पूरी है कि क्या कमियां हैं हमारी पुलिस में, एफिशिएंसी की प्रॉब्लम आ रही है, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम आ रही है, या फिर जो फंक्शन है उनकी ओवरलैपिंग की प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके से कमिटीज़ की रिकमेंडेशन होने के बावजूद भी कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं है। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाता है प्रकाश सिंह केस, जिसमें 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने 7 डायरेक्टिव्स दिए थे, और वो 7 डायरेक्टिव्स क्या क्या थे? एस्टैब्लिश किया जाए स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, मतलब हर एक स्टेट में स्टेट का सिक्योरिटी कमीशन होगा, जहां पर एक्सपर्ट्स बैठेंगे, और वो एक्सपर्ट्स का काम क्या होगा कि भाई ट्रांसफ़र किसका कहाँ करना है, कोई भी डिसीजन लेना होगा पुलिस से रिलेटेड उस पर्टिकुलर स्टेट में वो लिया जाएगा, उसमें ये कमीशन सरकार को सहायता करेगा। दूसरा रिकमेंडेशन या गाइडलाइन ये थी प्रकाश सिंह केस में कि आप जो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपॉइंट कर रहे हो उसका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर फिक्स करो, जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे,
नहीं तो क्या होता है, राज्य सरकार क्या करेगी, अपनी इच्छा से किसी भी डीजीपी का 2 साल से पहले पहले ट्रांसफर कर देते हैं कि हाँ यार ये तो काम करनी है, इसको चेंज करो। तो अपॉइंटमेंट और टेन्योर फिक्स किया जाए। इसके अलावा मिनिमम टेन्योर, ठीक है। इसके अलावा जो पुलिस ऑफिसर है दूसरे, उनका भी टेन्योर फिक्स किया जाए। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन का काम और लॉ एंड ऑर्डर का काम ये सेपरेशन में आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम भी उसी पुलिस फोर्स का है जो पुलिस फोर्स ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में कहीं लगी हुई है, तो कहां पर वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएंगे, ठीक है। बर्डन भी तो थोड़ा कम होना चाहिए ना। अब आप देखो कि कितना स्टाफ रिक्वायर्ड है पुलिस में, और स्टाफ के कंपैरिजन में पुलिस अपॉइंटमेंट कितने हैं, बहुत कम है। इसके आगे नेक्स्ट जो गाइडलाइन थी वो कि पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड फॉर ट्रांसफर, पोस्टिंग एंड प्रमोशन, अगर इंडिविजुअल्स को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो, पुलिस के जो पर्सनल्स हैं, या उनकी पोस्टिंग कहीं देनी है या प्रमोशन देना है, क्या करना है, उसके लिए पुलिस स्टैब्लिशमेंट बोर्ड स्टैब्लिश करने चाहिए। इसके अलावा पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी रखो, जिससे कि अगर पुलिस के खिलाफ में ही कोई अगर अपनी तरफ से कोई इम्प्रूवमेंट के लिए या फिर कोई भी कमियों को हाईलाइट करने के लिए कोई कंप्लेन अगर दायर की जाए तो उसमें इम्प्रूवमेंट लिया जा सके। और सातवां फिर क्या था कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन भी होना चाहिए, जो कि पूरे देश के लिए ओवरऑल पुलिस में क्या कमियां हैं उनको रिकॉग्नाइज करते हुए कुछ गाइडलाइन और कुछ रिकमेंडेशन दे सके। सो ओवरऑल ये 7 गाइडलाइंस इशू की थी। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि 2006 में ये गाइडलाइंस आई थी, उसके बाद में ड्राफ्ट मॉडल पुलिस एक्ट है वो बोले फ्रेम करवा दिया गया, ठीक है। 2015 तक पूरे 9 साल बीत जाते हैं, 2015 तक ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि 15 स्टेट्स ने तो अपनी तरफ से कोशिशें की हैं और 2 स्टेट्स और हैं, ठीक है, 15 स्टेट तो यहां पर दिए हुए हैं, बोलो 2 स्टेट्स और हैं, गुजरात और कर्नाटका, बोलो उन्होंने भी अपने पुलिस एक्ट्स को अमेंड कर दिए। सो ओवरऑल 17 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने कंप्लायंस दिखाई है, किसके लिए, जो सुप्रीम कोर्ट की प्रकाश सिंह केस में जो गाइडलाइंस आई है वो। बट रियलिटी अगर देखें तो वो ये है कि 2006 का ये जो मॉडल पुलिस एक्ट जो आया था, ठीक है, जिसका ड्राफ्ट 2015 में तैयार हो गया था, बोलो वो अभी तक भी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन में नहीं है। बेशक हम जानते हैं कि पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, सेकंड लिस्ट है हमारे 7th शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल की सेकंड लिस्ट स्टेट लिस्ट उसका पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। बट यहाँ पर सवाल क्या आ जाता है फिर कि केवल और केवल फिर एक्सक्लूसिवली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी स्टेट गवर्नमेंट की रह गई, बट स्टेट्स क्या हैं अभी तक भी इस पर काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए एक ड्राफ्ट मॉडल पुलिस बिल जो प्रिपेयर किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको ही फॉलो कर लो। ये जो 2015 का ड्राफ्ट मॉडल किया हुआ है, इसको फॉलो करते हुए आप प्रकाश सिंह केस की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर लो। बट अभी तक भी बोला आउटकम कुछ अच्छा नहीं है। इसके आगे जुरिस्डिक्शन की हम बात करें तो पुलिस तो देखो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट हमें पता है, यूनियन लिस्ट में आर्म पुलिस फोर्सेस की बात की जा रही है, जिसमें सीबीआई आ गई या फिर जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस आ गई वो आ गई, और कॉन्करेंट लिस्ट में क्रिमिनल लॉ और प्रोसीजर्स के बारे में मेंशन किया हुआ है। सो ओवरऑल 3 पार्ट्स में डिवीजन किया हुआ है। बट स्टेट में जो है ना नाम, वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का ड्यूटी, ठीक है। यहां पर देख सकते हो स्टेट लिस्ट में पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस ये दिया हुआ है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या दिया हुआ, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर्स। इसका और इसके साथ में प्रिवेंटिव डिटेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन किया हुआ है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब किसी भी क्रिमिनल को या किसी भी इंडिविजुअल को इस तरीके से पकड़ लेना पुलिस के द्वारा जिससे कि जो पोटेंशियल थ्रेट है कि हाँ भाई फ्यूचर में कोई क्राइम हो सकता है तो इसको रोकने से रुक जाएगा, तो वो प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रोविजन भी कॉन्करेंट लिस्ट में है। सो ओवरऑल आप देखो कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को, पुलिस को, इनको मेंटेन करने के तरीके को हम 3 लिस्टों में डिवाइड कर रखा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए होम मिनिस्ट्री में भी पुलिस के 2 डिवीज़न है, एक तो पुलिस 1, पुलिस फर्स्ट और पुलिस सेकंड, जिसमें काम फोकस किया जाता है कि भाई कैसे भी करके आर्म पुलिस फोर्सेस को मेंटेन किया जाए और बाकी स्टेट में जो पुलिस ऑपरेट कर रही है उनको भी गाइड किया जा सके। देखो 2016 में नीति आयोग के द्वारा एक पेपर पब्लिश किया जाता है जिसको टॉपिक दिया था बिल्डिंग स्मार्ट पुलिस, कि कैसे हम स्मार्ट पुलिस बना सकते हैं। तो इसमें नीति आयोग ने ये कहा था कि एक तो पुलिस जो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में उसको ले जा करके अभी कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दो। इसके आगे जुलाई 2015 में एक पेपर रिलीज होता है, एक स्टेटमेंट, और नीति आयोग का भी पेपर आता है। उसमें ये कि लगभग सभी स्टेट्स ने ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रकाश सिंह केस में 7 डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं। बट यहाँ पर राइटर क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई अगर कंप्लायंस का मतलब अगर हम समझें तो ये होता है लेटर एंड स्पिरिट,
इसका मतलब कि कानून आपने बना दिया और उस कानून का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। बट रियल सेंस में अगर देखें ना, तो जो पहला जो गाइडलाइन थी वो क्या थी, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन को स्टैब्लिश करना। बोले इसके बारे में लॉ तो बना दिया बट इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल नहीं है, और बाकी बची हुई 6 जो डायरेक्टिव्स है ना, उनके बारे में कोई सुध ही नहीं ले रहा है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो केवल कंप्लाई करने का मतलब इतना सा ही नहीं होता कि आप केवल कानून बना करके छोड़ दो, उसको इंप्लीमेंट भी प्रॉपर करना चाहिए। ये सातों की सातों डायरेक्टिव्स जो हैं वो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने की बात करती हैं और डिस्क्रिशन को खत्म करने की बात करती हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस वहां पर मनमानी कर रही है, मनमानी की बजाय वहां पर पुलिस को जो भी अपना काम करना है, चाहे इन्वेस्टिगेशन का करे, चाहे किसी को, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम करे, वहां पर जो लॉ कहता है ना, कानून कहता है, उसके हिसाब से उनको काम करना चाहिए। बट ये डायरेक्टिव्स हैं, सातों के सातों डायरेक्टिव्स को अच्छे से इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा रहा, केवल बातें हो रही हैं और कुछ भी नहीं। और इसमें देखो, सुप्रीम कोर्ट की ये सातों के सातों डायरेक्टिव्स को अगर नहीं माना जाता तो राइटर बोल रहे हैं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरह इंटरप्रीट होना चाहिए, और सभी जो स्टेट्स हैं जो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं उनको इसके लिए पनिश भी करने की ज़रूरत है। बेशक अभी एडवोकेट हरीश साल्वे के द्वारा देखो पिटीशन लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आपने जो डायरेक्टिव्स दिए थे 2006 में उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, तो इसके लिए आप कड़ी कार्रवाई करो। बट वो अभी तक सुनवाई में नहीं आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, अभी तक वो लिस्टिंग ही हो रखी है, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है इस मुद्दे पे। अब बात आ जाती है कि हमारे यहाँ पर जो पुलिस है उसमें स्ट्रक्चर का कितना प्रॉब्लम है। देखो हर एक स्टेट में पुलिस स्ट्रक्चर इतना वेरी करता है कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट कुछ लर्न ही नहीं कर सकता, या फिर कहीं पर इंटरडिपेंडेंसी की ज़रूरत पड़े कि मान लो एक बंदे ने क्राइम एक स्टेट में किया, भग गया दूसरे में, तो दोनों में मैचिंग ही नहीं आती है, तो भी एक इशू आ जाता है। बोले ये कंसर्न अभी से नहीं है, ये पुलिस कमीशन ऑफ 1860 और पुलिस कमीशन ऑफ 1902 1903 इसने भी बोला था कि भाई हमारे यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए, और इसी का रिजल्ट है कि इनएफिशिएंसी है हमारे यहाँ पर। और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को बुलाती है कि आओ और हमारे यहाँ पर ये समस्या हो रही है, इसको संभालो। जैसे आप देखते हो कभी सीआरपीएफ आ रही है, कभी सीआईएसएफ आ रही है, ये आकर के फिर बाद में अल्टीमेटली मैनेज करती हैं पूरे प्रॉब्लम को। इसके अलावा अभी पिछले कुछ सालों पहले एक रिसर्च कंडक्ट कराई गई थी विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने। उनका ये कहना था कि 7th शेड्यूल में अगर हम अमेंडमेंट ला करके पुलिस जो कि स्टेट सब्जेक्ट है उसको स्टेट लिस्ट से निकाल करके कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर के आ जाएंगे, तो बोले ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो जाएगा, क्योंकि इससे स्टेट्स के जो अधिकार हैं उनको आप कहीं ना कहीं हार्म कर दोगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन की तरफ पहुंच जाओगे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। सो ओवरऑल ये कहा जा रहा है कि 7th शेड्यूल में तो चेंजेस करने की ज़रूरत तो है नहीं, इसके बजाय क्या किया जाए जिससे कि स्टेट्स जो हैं वो इस तरीके से पुलिस में रिफॉर्म्स ला सके। तो इसके लिए बोला हमारे पास में आर्टिकल है 252 क्लॉज 1, जो सीधा क्या कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स मिलकर के पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करे कि जी ये मुद्दा है, इस मुद्दे को इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप एक काम करो, कानून बना दो, ठीक है। तो वो कानून बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स की लेजिस्लेचर अगर रिक्वेस्ट कर देगी ना पार्लियामेंट से, तो फिर पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 252 और क्लॉज 1 है, ये पार्लियामेंट को अप्रूवल देता है। इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए भाई कम से कम 2 स्टेट तो तैयार हों कि भाई हमें वाकई में ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रकाश सिंह केस में 7 डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं इनको हमें इंप्लीमेंट करना है। जब वो 2 स्टेट तैयार हो जाएंगे ना, तो अपने आप आउटकम निकल जाएगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 252 क्लॉज 1 वाला रूट है, एक ऑप्शन निकल के आता है। देखो स्टेट्स के पास में एक ये भी आर्ग्यूमेंट आ रहा है स्टेट की तरफ से कि भाई पेंडेमिक की वजह से हम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं प्रकाश सिंह डायरेक्टिव्स को, पर देखा जाए तो आज तो 2022 चल रहा है, कहाँ हम 2006 की बात कर रहे हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारी पुलिस में रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी अमेंडमेंट्स आने चाहिए, चेंजेस आने चाहिए, जो कि अभी भी पेंडिंग है। तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले सकती है, और यही एक तरीका है और ज़रूरत भी है हमें, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लेट रुपी फॉल। देखो मंडे की बात है, इंडियन रुपी डॉलर के कंपैरिजन में बिल्कुल बॉटम पे चला गया, लगभग 77.6 रुपीज वर इक्वल्स टू $1, जो कि बहुत कम थे। फिर उसके बाद में थोड़ा सा रीगेन भी कर गया। सो ओवरऑल अगर देखें तो रुपए की कमजोरी को साइन करता है ये, पर इसका मतलब ये नहीं है कि केवल रुपी जो है हमारा वो ही डिक्लाइन कर गया। दुनिया की दूसरी करेंसीज, टर्की की लीरा, मलेशिया के रिंगित,
थाई की बाट, थाईलैंड की बाट, ये सारी की सारी डिक्लाइन कर गई। इवन हमारा रुपी तो फिर भी इतना ज़्यादा क्रैश नहीं कर गया जितना कि टर्की, मलेशिया और थाईलैंड की जो करेंसीज है वो क्रैश कर गई। सो ओवरऑल अगर देखें तो इसके पीछे कारण क्या है कि क्यों डॉलर इतना पावरफुल हो रहा है बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में। देखो, एक तो क्या है, डॉलर की रेलेवेंस हमेशा बनी रहती है। इंटरनेशनल ट्रेड जो भी होता है वो डॉलर की वैल्यूएशन में होता है। तो इस केस में ज़्यादातर कंट्रीज़ की डिमांड ये होती है कि हमारे पास डॉलर अवेलेबल होगा तो हम पेमेंट करके हमारे इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है उसने 50 बेसिस पॉइंट से तो देखो इंटरेस्ट रेट्स ऑलरेडी हाइक कर दी है। ठीक है, अब 50 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.5%, और आने वाले टाइम पर और ज़्यादा बढ़ाने वाला है इंटरेस्ट रेट को। भाई सीधी सी बात है, जो जहाँ पर इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है वो भी यूएस में, तो लोग डॉलर की डिमांड ज़्यादा करेंगे कि नहीं? क्योंकि डॉलर की डिमांड करने से फ़ायदा ये होगा कि इन्वेस्टर्स डॉलर लेकर के और यूएसए में इन्वेस्ट करेंगे। अब यूएसए की इकोनॉमी में जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो भाई सीधी सी बात है, इंडिया जैसी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आया हुआ है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, ठीक है, तो वो पैसा निकालेंगे यहां से और यूएसए में ले जाके लगा देंगे। सो हमारी इकोनॉमी में डॉलर्स की कमी आएगी कि नहीं? भाई पैसा जो हमारे यहां पर लगा हुआ है ऑलरेडी एफपीआई के थ्रू, वो पैसा निकाल करके यूएसए में जा रहा है, फिर से वो डॉलर्स फिर से यूएसए में जा रहे हैं, तो हमारे पास तो डॉलर्स की कमी आएगी कि नहीं? तो लिक्विडिटी की बात करें तो मार्केट में डॉलर की लिक्विडिटी तो कम हो गई, रुपी की लिक्विडिटी है वो एज इट इज बनी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि डॉलर के कंपेरिजन में रुपी है वो वीक पड़ेगा कि नहीं। इसका रिजल्ट ये है कि हमारे यहाँ पर अभी डॉलर्स की कमी आ रही है। डॉलर्स की कमी के चलते फिर बाद में रुपी जो है वो लगातार डिक्लाइन करता चला जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो ये इसका एक रिजल्ट हमें देखने को मिलता है ट्रेड डेफिसिट का। वो कैसे? क्योंकि आज भी हम बहुत कुछ इंपोर्ट करते हैं, बाहर से इंपोर्ट आता है, और इंपोर्ट्स का पेमेंट हमेशा हम जो ऐसी करेंसीज में करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल हो, जो कि मेनली डॉलर में पेमेंट होता है। तो ऐसे में हमारे पास डॉलर्स की कमी पहले आ रही है क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लेके चले गए। इंपोर्ट हम कंटिन्यू अभी भी कर रहे हैं। क्रूड ऑयल जो है सबसे ज़्यादा इंपोर्ट का मेन पार्ट बन के बैठा है, वो अभी भी हम हमारे रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट ही करते हैं, तो हमें उसकी भी पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। सो ओवरऑल अगर देखें तो हमारे एक्सपोर्ट के कंपेरिजन में इंपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से हम ट्रेड डेफिसिट का सामना करते हैं। सो करंट अकाउंट डेफिसिट अभी कितना है? 20 बिलियन डॉलर्स का, ठीक है, जो कि मार्च में कितना था? 18.7 बिलियन डॉलर्स का। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो अभी हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है। एक टाइम था 2013 का, 2013 में जो 2008 का जो सब प्राइम क्राइसिस था उसका इंपैक्ट 2013 तक हमने झेला था, ठीक है ना। तो उस टाइम पर करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बहुत हाई था, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसा ही कुछ सिनेरियो अभी क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल आता है कि इसको मैनेज कैसे करें। देखो, एक तो मार्केट अपने आप खुद से खुद को सेटल करता है, दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज को हमारे खुद के पास में स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो आरबीआई की इंटरवेंशन भी आती है। आरबीआई ने अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स किए हैं कि मार्केट में डॉलर की लिक्विडिटी है थोड़ी सी राइज हो और रुपए की लिक्विडिटी थोड़ी अब्जॉर्ब हो। तो इसके लिए करेंसी स्वैप मेथड पे भी आरबीआई ने अपना काम किया, जिसमें लगभग 5 बिलियन डॉलर के लगभग डॉलर्स को तो मार्केट में रिलीज किया है इंडियन मार्केट में, और उसके कंपैरिजन में रुपी है उसको एब्जॉर्ब किया है। मतलब रुपए की क्वांटिटी कम और डॉलर की क्वांटिटी बढ़ाई है आरबीआई ने अभी पिछले कुछ दिनों की बात करें तो इंडियन मार्केट में, जिससे कि रुपया ज्यादा डेप्रिशिएट ना हो। पर एक चीज ध्यान रखो, करेंसी जब भी डेप्रिशिएट होती है ना, डेप्रिशिएशन का मतलब जब वैल्यू कम होती है, जैसे डॉलर के कंपैरिजन में रुपये की वैल्यू अभी डाउन जा रही है, तो इसमें हमें नुकसान ज़्यादा नहीं, ये एक ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है। कैसे? कि जिस तरीके से हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं तो इंपोर्ट में अपने आप कमी आएगी, क्योंकि सीधी सी बात है, जो चीज़ हम बाहर से मंगा रहे हैं वो अगर हमें महंगी मिल रही है तो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस मार्केट वाली चीज़ को खरीद लेंगे। एक तो ये क्या होता है कि इंपोर्ट रुक जाता है, इंपोर्ट कम हो जाता है अगर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट करती है। दूसरा फायदा क्या होता है कि जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट हो जाता है। कैसे? कि आज अगर $1 में, मतलब मान लो कि 2002 की बात करें तो $1 में 42 रुपीज हुआ करते थे या 49 रुपीज हुआ करते थे। तो 49 रुपीज में मान लो हमारे देश में यूं मानो कि 49 कैंडीज आया करती थी, ठीक है। और आज भी अगर देखें तो 77 रुपीज में हमारे यहां पर कैंडीज आ जाती हैं। कितनी? अराउंड आ जाती है, मान लो 70 कैंडीज आ जाती हैं, ठीक है। मैं कह रहा हूं 2002 में 49 रुपए में 49 कैंडीज आती थी। आज 2022 में 77 रुपए में 70 कैंडीज आती हैं। ओके, अब आप बात करो कि अब एक बंदा बाहर बैठा है यूएस में, ठीक है, और वो मंगवा रहा है कि भाई $1 की कैंडी लेके आओ। तो $1 की कैंडी 2002 में कितनी जाती थी? केवल 49। अब कितनी जाएगी? 70 जाएगी कि नहीं? तो इसमें उसको फायदा हुआ कि नहीं?
इसका मतलब इंडिया में प्रोड्यूस्ड आइटम है वो अपने आप डिमांड में आएगा कि नहीं, क्योंकि सस्ता बिकेगा ग्लोबल मार्केट में, इससे एक्सपोर्ट बूस्ट होता है। बोला इससे हमारी इकोनॉमी का हम जो ड्राइवर के तौर पे देख रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसे बूस्ट हो सकती है, तो बोला एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का यही कहना है। सो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में बड़ी हेल्प करेगा ये जो रुपये का डेप्रिसिएशन है ये, और इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग बनाना होगा जिससे कि क्विकली हम ग्लोबल सप्लाई चेन में हमारी अट्रैक्टिवनेस को और इंक्रीज कर सके। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा सकता है रुपये अगर डाउनफॉल जाता है तो। भाई चाइना जैसे कंट्रीज तो रुपये को जानबूझ के डेप्रिशिएट, अपनी खुद की करेंसी को जानबूझ के डेप्रिशिएट करते हैं कि मार्केट में बेचा, ग्लोबल मार्केट में हम बेच सके। आज चाइना जो एक्सपोर्ट हब बन के बैठा है ना, उसके पीछे खुद चला के गवर्नमेंट ने वहां पर डेप्रिशिएट किया है वहां की करेंसी को, तो हो रहा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हेडिंग फॉर जीएसटी एग्जिट। देखो आर्टिकल को लिखा है प्रवीण चक्रवर्ती जी ने। इनका एक ही कहना है, देखो जीएसटी 2017 में जब इंप्लीमेंट हुआ था तो उस टाइम पर एक तो लिकर को छोड़ दो और एक फ्यूल को छोड़ दो, ये दो ऐसे आइटम्स थे जिनको जीएसटी के अंडर में नहीं लाया गया। यूनियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स किए थे और किए भी जा रहे हैं कि लिकर और फ्यूल को भी अब जीएसटी के अंडर ला दिया जाए, बट राइटर इस चीज़ से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते, या फिर कह दो कि एक तरीके से कॉन्करेंस में नहीं है। इनका एक ही कहना है कि स्टेट्स की जो एक रेवेन्यू कलेक्शन की जो इंडिपेंडेंस थी ना, वो ख़त्म हो गई जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है। क्योंकि आज स्टेट्स की अगर बात करें तो जितना रेवेन्यू स्टेट्स के पास में कलेक्ट होता है, बोला उसका 1/3 पार्ट तो लिकर और फ्यूल से ही वो टैक्सेशन के थ्रू अपनी रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जबकि जीएसटी जब इंप्लीमेंट नहीं हुआ था ना, उसके पहले 1/4 पार्ट मतलब 25% पार्ट ही रेवेन्यू का कलेक्शन का हिस्सा हुआ करता था स्टेट्स के लिए लिकर और फ्यूल से, जो कि बढ़कर के 33% तक पहुंच गया है। तो बोले इससे क्या शो होता है कि जीएसटी जब से इंप्लीमेंट हुआ है, जीएसटी को जब से लागू किया गया है, तब से स्टेट्स की रेवेन्यू का जो हिस्सा है वो बहुत कम हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो स्टेट्स से जब बातचीत हो रही थी जीएसटी को लेकर के, उसमें यह था कि स्टेट्स की जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो प्रोविजन है, टैक्सेशन का जो सिस्टम, उसका 70% टैक्सेशन का जो पार्ट है ना, वो सरेंडर कर दिया था स्टेट्स ने। किसके अंडर में? जीएसटी के अंडर। और उसके बेसिस पे ये कहा गया था यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कि जी आपको जितना भी नुकसान होगा, जो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको रेवेन्यू कलेक्शन होता था, वो कलेक्शन अगर अब नहीं होता है तो आपको हम कॉम्पनसेट करेंगे, और उसके लिए कॉम्पनसेशन स्कीम है वो शुरू की गई थी, जो कि जून 2022 में खत्म हो रही है। तो अभी स्टेट्स क्या बड़े टेंशन में है। अभी प्रॉब्लम यह आ रही है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में इतनी ज्यादा डिस्ट्रेस की सिचुएशन बन गई है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, फिर चाहे पॉलिटिकल इशू हो चाहे कोई भी इकोनॉमिकल इशू हो। अब सवाल यह आता है कि जीएसटी जब से इंप्लीमेंट हुआ है तब से अभी तक क्या काम है जिनमें कुछ गड़बड़ियां रही हैं। सो ओवरऑल हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, वो ये कि जीएसटी जो है ना, उसमें कोई इकोनॉमिकल इशू नहीं है, इशू आ रहा है पॉलिटिक्स का। राजनीति बड़ी गंदी खेली जा रही है। इंप्लीमेंटेशन अच्छे से हो सकता है, बट वही चीज़ है कि राजनीति वाला जो फैक्टर आ जाता है ना, तब प्रॉब्लम हो जाती है। जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था तब क्या बोला गया था? 1 नेशन 1 टैक्स होगा तो ट्रेड अच्छे से होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होगा, और जो क्या बोलते हैं गुड्स का मूवमेंट इजी रहेगा। ठीक है, सो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो पाएगी। सो ऐसी चीज़ें बातें बोली गई थी, बट देखा जाए ना तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। आज अगर फ्यूल की बात करें या अल्कोहल की बात करें, चलो अल्कोहल तो ठीक है कि आप अलग तरीके से ले सकते हो, बट फ्यूल की बात करें तो फ्यूल पे डिपेंडेंसी तो बहुत ज़्यादा है हमारी। आज इंडियन जो सिटीजन्स है ना, कॉमन इंडियन हमारे जैसा, उस पर सबसे ज़्यादा फ्यूल टैक्स बर्डन है अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो। वजह क्या है इसके पीछे? स्टेट्स को जीएसटी का हिस्सा इतना अच्छा हेल्दी मिल नहीं रहा है। इसकी वजह से स्टेट्स अपनी रेवेन्यू रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? टैक्स इंपोज करते हैं। अरे इससे बुरा और क्या होगा? जब कोविड आउटब्रेक हुआ था उस टाइम पर सबसे पहले शॉप्स ही कौन सी खुली थी? वाइन शॉप्स खुली थी। क्यों खोली गई थी? क्योंकि स्टेट्स के पास में रेवेन्यू कलेक्शन नहीं आ रहा था, इसलिए उनको मजबूरन शॉप्स खोलनी पड़ी। नहीं तो फिर क्या होते? बैंकरप्ट हो जाती सरकारें, पैसे ही नहीं थे उनके पास में। सो ओवरऑल अगर देखें तो जो टैक्स स्ट्रक्चर है अलग अलग स्टेट्स में, वो एक साथ एक जैसा करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए, टैक्स कलेक्शन को बायंट या इंक्रीज करने के लिए ही जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था। बट हमारे देश में हम कहते हैं ना कि एक इकोनॉमी में हम नहीं जीते, हम एक ऐसी सोसाइटी में जीते हैं जहां पर राजनीति सबसे ज्यादा हावी रहती है। बोले यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर इन सारे करेक्ट इश्यूज को करेक्ट नहीं किया गया तो बोला प्रॉब्लम और बढ़ती चली जाएगी। अगर हम जीएसटी की बात करें
सीधी सी बात है कि बोले जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद में बहुत फायदा होगा, टैक्स कलेक्शन राइज होगा और जो कंज्यूमर है उस पर भी लोड कम आएगा। बट रियलिटी क्या है, अभी भी टैक्स कलेक्शन भी इतना अच्छा नहीं है और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो स्टेट्स को जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। तो इसकी रिजल्ट क्या है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट डेफिसिट बनता चला जा रहा है। इस ट्रस्ट डेफिसिट को कैप्चर करना जरूरी है। स्टेट्स को जो गारंटी दी गई थी कॉम्पनसेशन स्कीम के तहत जून रहा है, अब स्टेट्स कहां जाएंगे, तो और ज्यादा प्रॉब्लम में आ रहे हैं स्टेट्स। इसके अलावा जीएसटी में जो प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को अगर नहीं सेट किया गया है तो सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं इनको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट्स और आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। सो ओवरऑल जरूरत किस चीज़ की है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो। जो स्टेट्स को आपने रेवेन्यू गारंटी दी थी ना, वो गारंटी मेंटेन करके रखो। स्टेट्स को कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही बात जैसे जिस तरीके से तमिलनाडु, केरल, पंजाब स्टेट्स ने तो अपनी तरफ से कह दिया है कि जीएसटी को स्क्रैप करो, यहां तक हो गया है। सो ओवरऑल राइटर एक ही चीज बोलना चाह रहे हैं, वो ये कि पॉलिटिकल विल को तैयार किया गया था कि पैसे वाले बन जाएंगे, ये सोच करके ब्रिटेन ने ज्वाइन किया था यूरोपियन मार्केट को कि कॉमन मार्केट है, अच्छे से ट्रेड होगा, पैसा कमा लेंगे, पैसे वाले बनेंगे, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। बट टाइम बीतने के साथ साथ में पता पड़ता है कि वहाँ की सोसाइटी बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी यूरोपियन यूनियन के साथ में। रिजल्ट क्या रहा, ब्रेग्जिट हुआ कि नहीं। एग्जैक्टली यही चीज़ है कि यूनियन स्टेट रिलेशनशिप को अगर हम सही से मेंटेन नहीं करेंगे तो बात ऐसी है, ये ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि जीएसटी एग्जिट हमें करना पड़ सकता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है ना, वहाँ पर कॉपरेटिव फेडरलिज्म का जो आइडिया है वो बढ़ना चाहिए, ना कि केवल सेंट्रलाइजेशन की तरफ ही हम ध्यान दें। ठीक है, तो जो सपने देखे गए थे उनमें कहीं ना कहीं ये कुछ ग्रे शेडोज भी हैं जीएसटी की अगर हम बात करें तो। फिर आज का लास्ट इश्यू है, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अभी वेंसडे की बात है, मतलब कल की बात है, जो आईपीसी का सेक्शन 124A है जिसको हम बोलते हैं सेडिशन लॉ, उस पर देखो एक बार मतलब होल्ड लगा दिया है कि आप इसके बेसिस पे कोई भी अब केस नया दायर नहीं करोगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट रिलीज किए गए हैं कि हम एक बार इसको रिविजिट करेंगे और रिविजिट करने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि भाई लेजिस्लेचर दैट मीन्स पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर ये मिलकर के रिव्यू भी करती हैं इस सेक्शन के प्रोविजंस को, तो बोलो इसमें कितना टाइम लगाओगे, 2 महीने 3 महीने। बोला तब तक जो पेंडिंग केसेस हैं उनका क्या, या फिर जो केसेस अब सुनवाई में आने वाले हैं उनका क्या। तो बोले इन चीज़ों को आप देखो, इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि सेडिशन चार्जेस लगा करके कोई भी इंडिविजुअल अगर कोई स्पीच देता है तो उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको कहीं ना कहीं देशद्रोह के चार्जेस लगा करके, राष्ट्रद्रोह के चार्जेस लगा करके और उनके खिलाफ में कार्रवाई कर दी जाती है और जेल में डाल दिया जाता है। और डिसीजन कौन लेता है, पुलिस लेती है, और पुलिस वहाँ पर डिस्क्रिशन को अप्लाई करती है कि किसको अंदर डालना है किसको नहीं डालना। तो बोला ऐसे में जो ब्रिटिश इरा का जो कानून है, बोला उसमें चेंजेस आने जरूरी है, या तो उसको रिपील कर दो या उसमें जो चेंजेस हैं वो आने चाहिए। वैसे तो केदारनाथ केस में 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये चीज़ बोल रखी है कि जी आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को अगर आप इंप्लीमेंट करते भी हो तो बहुत कम करो, केवल पब्लिक ऑर्डर को प्रॉब्लम क्रिएट करे तो हो जाए तो ठीक है। पर हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे देता है बट उसके बावजूद भी इंप्लीमेंटेशन अच्छी नहीं होती, जैसे प्रकाश सिंह केस का हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है उसका सेक्शन 66A है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हुआ है कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी अगर पोस्ट डालता है तो उस पोस्ट के बेसिस पे आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते। जैसे ममता बनर्जी का अगर हम बात करें तो 2015 का श्रेया सिंगल या समथिंग कुछ केस है, ठीक है, 2015 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि किसी भी इंडिविजुअल या कोई भी कार्टूनिस्ट है अगर किसी भी पॉलिटिशियन का कार्टून बना करके न्यूज़पेपर में पब्लिश करता है, क्योंकि वहाँ पर केस ये था ममता बनर्जी का कुछ कार्टून बना करके दिखाया गया था, तो उसके बाद में फिर उस बंदे को या जो भी थे उसको जेल में डाल दिया गया था कि भाई आप ऐसे कैसे किसी इंडिविजुअल का कार्टून बना सकते हो, जबकि रियल सेंस में वो कार्टून जो था कुछ मैसेज डिलीवर कर रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट में बात पहुँचती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जब बात पहुंचती है बहुत सारे केसेस की एक साथ होकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कोई भी अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लिमिट्स में अगर एक्सरसाइज कर रहा है तो उस केस में आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000 का यूज करते हुए उसका सेक्शन 66A यूज करते हुए जेल में नहीं डाल सकते हो, और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल करके इसको स्क्रैप कर दिया था। बट उसके बावजूद आज भी है ना, हमारी पुलिस जो है वो इतनी शानदार है कि सेक्शन 66A के तहत
अभी भी जेल में डालती है लोगों को। तो बोला अभी तक पुलिस में अवेयरनेस ही नहीं है, तो अब ये सेक्शन 124A अगर आपने इंप्लीमेंट कर के ऊपर अगर स्टे भी लगा दिया है तो क्या इस पे केसेस रुकेंगे? एक तो ये बड़ा सवाल है। दूसरा, अगर हम सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी को रिमूव भी कर लेते हैं, लैंग्वेज को चेंज भी कर लेते हैं, तो भाई ये कि ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार के पास में दूसरे कानून भी अवेलेबल है, जिसमें एक तो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967, जिसमें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को का डेफिनेशन बिल्कुल वेग है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, और उसका यूज़ करके सरकार जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्व करने की कोशिश करती है, जो कि रिसेंटली कश्मीर में देखने को मिला, कि जहाँ पर सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, कोई भी अगर कोई अपने स्टेटमेंट देता है, सरकार को अगर क्रिटिसाइज कर दिया तो उसको जेल में उठा के दे देते हैं। तो बोला केवल सेडिशन लॉ को रिमूव करने से काम नहीं चलेगा, सही तरीके से सही काम करना होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइंस या ये स्टे भी कहीं ना कहीं स्क्रैप ही हो जाएगा, इग्नोर ही कर दिया जाएगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो चाहे यूएपी हो, चाहे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो, बोले ये दूसरे हथियार भी हैं जो सरकार यूज कर सकती है या स्टेट यूज कर सकता है, तो इस केस में इन पर भी थोड़ी सी लगाम लगनी जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सो ओवरऑल ये था डिस्कशन, ठीक है, यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।